अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज काफ़ी हंगामा खेज दिन था क्योंकि इलेक्शन में अब बिल्कुल पोलिंग डे में अगर कहा जाए तो बिल्कुल चंद दिन बाकी रह गए। तो मुख्तलिफ जमातें अब भरपूर जोर लगा रही हैं कि वोटर तक अपना पैगाम पहुँचाया जाए। इंतखाबी मुहिम फाइनली हमें थोड़ी सी तेज़ होती नज़र आ रही है। आज मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जमातों की तरफ से जल्द से जुलूस और रैलियों का इनेकाद किया गया। आज पिंडी में थे मौजूद बिलावल भुट्टो जरदारी, तो सियालकोट का रुख किया, एबटाबाद का रुख किया PMLN ने। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कोशिश की कि वो भी बाहर निकलें और अपने वोटर सपोर्टर को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें। रैलीज़ का उनकी तरफ से ऐलान किया गया था, मुख्तलिफ शहरों में निकालने में कामयाब भी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तादाद में लोग निकले, लाहौर में मुश्किलात रहीं और यहाँ पर हमने देखा कि जो हमाद अज़हर साहब के वालिद हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया, बाद में छोड़ दिया गया। कराची में नाखुशगवार वाक़या पेश आया, वहाँ पर रैली के शुरका और पुलिस के दरमियान झड़प हो गई और कुछ लोगों को वहाँ पे कारकुनों को गिरफ़्तार कर लिया गया, कारकुनों की तरफ से पथराव भी किया गया। ऐसी ही कुछ सूरत हाल की ख़बरें इस्लामाबाद से भी आई हैं। तो ये कुछ आंख मचोली पुलिस और कारकुनों की PTI के मुख्तलिफ शहरों में रिपोर्ट हुई है, लेकिन बहरहाल कोशिश उन्होंने की कि बाहर निकलें। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने आज अपना बाकायदा एक मंशूर भी पेश कर दिया है। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो उन्होंने रखी हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे और ओवरऑल जो इस वक्त इंतखाबी मुहिम जा रही है उसको भी देखेंगे। इलेक्शन का माहौल कैसा है और उसके नतीजे में किस तरह का इलेक्शन होने जा रहा है, इसके ऊपर भी बात होगी। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज ख़ास तौर पर हमें शो में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन मारिया मेमन साहिबा ने। मारिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत मुझे खुशी हो रही है आज आप हमारे शो में शामिल हो रही हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बात का आगाज़ आज आपसे ही करते हैं। मारिया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आज कॉल थी लोगों को निकलने की और उन्होंने कोशिश की कि थोड़ा मोबिलाइज़ कर सकें अपने वोटर सपोर्टर को, लेकिन हमने देखा कि क्रैकडाउन उनके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर हुआ, कुछ जगहों पर निकालने में कामयाब भी रहे। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे भी जो बाकी भी दिन हैं उसमें भी मुश्किलात ही रहेंगी और वो अपनी कैंपेन को रन नहीं कर सकेंगे ऑन ग्राउंड? जी बिल्कुल, ये तो खैर नविश्ता ही दीवार है कि मुश्किलात तो उनको रहेंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर की जो इंटरनल शिफ्ट है उनके सोच में उस पर भी बात करना ज़रूरी है। इससे पहले हम देखते थे कि तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो जलसों के अंदर आया करता था और उसको क्या करते थे कि जी रैलियों में आ जाता है, जलसों में आ जाता है, वोट डालने के लिए नहीं आता और सबसे बड़ा इल्ज़ाम उन पर यही लगा करता था। फिर हमने देखा कि जो पिछले 2.5-3 साल के अंदर हुआ है उसके बाद एक शिफ्ट आया है पूरे फोकस में, और वो ये है कि अब शायद वो सड़कों पे उस तरीके से ना निकलें क्योंकि एक वो मूवमेंट की फटीग भी होती है। आप 2 साल से एक सड़कों पे एक कैंपेन चला रहे थे, जी बिल्कुल, तो उसका मोमेंटम को बरकरार रखना, उसको चलाना आसान होता भी नहीं है। बल्कि मैं तहरीक इंसाफ की जो खवातीन MNA से भी बताती थी, खान साहब हर 3-3 महीने की डेडलाइन देते कि बस 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा ये सारा जो सड़कों की का हमारा कैंपेन है, 3 महीने बाद। तो उनको कोई ना कोई एक डेडलाइन देनी होती थी उस वक्त अपने वोटर्स को कि भाई ये लड़ाई इतनी ही चलनी है। लेकिन मेरा ख्याल है अब जो 8 फरवरी की एक डेडलाइन है इसको तहरीक इंसाफ के वोटर्स सीरियसली ले रहे हैं, तो शायद वो सड़कों पे ना आए, शायद वो रैलीज में ना आए, जलसों में ना आए। पुलिस उनको रोकती है, डंडे मारती है, उसमें खवातीन होती हैं, बच्चे होते हैं, फैमिलीज होते हैं, तो शायद सड़कों में नजर ना आए। लेकिन क्या वो वोट डालने नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ा खदशा है और ये बहुत सारा ऐसा एक सवाल है जिसका हमें 8 तारीख को ही पता चलेगा। अच्छी बात है कि ये अगर वोट डालने आ जाए और कोई इंतशारी मामला ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उस पर रियासत को भी गौर करना चाहिए, सबको गौर करना चाहिए कि अगर वोट के जरिए लोग अपना आईनी हक इस्तेमाल कर लें तो इसमें सभी की एक तरीके से एक फेस सेविंग होती है। लेकिन शायद सड़कों पे हमें वो एक्टिविटी नज़र ना आए, पर वोट वाले दिन तो नजर आने का बड़ा शदीद इम्कान है। अच्छा, शायद खौफ भी है। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया कि आपको शदीद इम्कान नजर आ रहा है। इस पर मैं आपसे पूछूंगी क्या ऐसी क्या इंडिकेटर्स आपको फील हो रहे हैं कि जिससे आपको लग रहा है कि लोग निकलेंगे। लेकिन मैं ज़रा इनिशियल कमेंट ले लूँ इमरान साहब से भी, चौधरी साहब से भी, रैलीज़ के हवाले से। इमरान साहब, जब बाकी जमातें अपने जल्द से जुलूस रैलीज़ निकाल रही हैं, बल्कि PMLN के लिए तो बाकायदा हमें नज़र आता है कि बड़ा उन्हें एक प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, हर तरह की चीज़ें भी मुहैया हैं, तो दूसरी तरफ PTI अगर रैली निकालती है तो उसको क्यों निकालने नहीं दी जा रही और पुलिस उनको क्यों रोकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना, देखिए बात सीधी सी है कि इसमें तो कोई शक नहीं है
कि पीटीआई जो है वो सिर्फ इस वक्त उसके बानी इमरान खान जो हैं उनको ही कबूलियत हासिल नहीं, बल्कि पीटीआई की पूरी इस वक्त जो सियासी जमात को ही बतौर सियासी जमात शायद कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं। लिहाजा इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो तो ऐसे ही है, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि मारिया ने अभी जो बात की, तो जो लोग थिंक टैंकर्स हैं या जो लोग मामलात को देखते हैं, मामलात को चलाते हैं, उनके जहन में भी सबसे अहम सवाल यही है कि क्या उस दिन ऐसा तो नहीं होगा कि 8 फरवरी को लोग निकल आए, वोटर निकल आए, और पीटीआई का वोटर ख़ास तौर पे इतनी बड़ी तादाद में निकल आए कि जिसके लिए फिर किसी को भी मैनेज करना मुमकिन ना रहे। तो ये जितने हालात अब तक पीटीआई के सामने हैं उसकी बुनियादी वजह यही है कि उसके वोटर और सपोर्टर को इतना डीमोटिवेट कर दिया जाए, इतना डीमोरलाइज कर दिया जाए, इतना डरा दिया जाए, इतना सहम जाए वो कि वो ये बात इसी में आफियत समझे कि दफा करो, मैं अपनी जान बचाऊं, मैंने उनकी साहब ये कितना अनफॉर्चुनेट है। देखिए इन सब रियासत को या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो ये और पूरे मीडिया को तो ये इनकरेज करना चाहिए कि लोग निकलें, अपना वोट डालें। यहाँ उल्टा हाल हो रहा है कि सारी कोशिश ये की जा रही है कि वोट ना डले, लोग ना निकलें। समीना देखें, इस बात को तो कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि ये बड़ा फॉर्चुनेट है, ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मामला ये है कि आप अब अगर अपने देखें ये पिछले 75-76 सालों में आपने जो भी इलेक्शन आप देख लें, उस किसी भी इलेक्शन में आपको उस तरह से फेयर एंड फ्री इलेक्शन नज़र नहीं आए। इवन 70 के बारे में ये कहा जाता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन थे और सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड थी। तो क्या हुआ, जब मुजीब साहब जीते तो आपने उन्हें हुकूमत नहीं बनाने दी और मुल्क 2 लख्त हो गया। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जब आप देखें माइट इज़ राइट वाला जो मामला होता है, जब ये देखा जाता है, जब कोई फैसला साजी की जाती है तो उसमें प्लस माइनस नहीं देखे जाते। देखें वो मैं हमेशा बात करता हूँ कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। अब रियासती इदारों के साथ इस तरह के 9 मई के वाक़यात के बाद जिस नहज तक मामला चले गए और फिर उसमें एक होता है कि आप अपना डैमेज कंट्रोल कर लें, वो भी नहीं हो सका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने ही है। और मैं ये समझता हूँ कि 8 फरवरी को देखिए, हो सकता है कि मेरी असेसमेंट गलत हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 8 फरवरी को भी आज जिस तरह रैलीज में वो लोग नहीं, दर्जनों लोगों का कहीं किसी एक का दुक्का जगह पे इकट्ठा हो जाना पीटीआई का खासा नहीं रहा। पीटीआई की एक कॉल पे आपने देखा सैकड़ों हज़ारों लोग मिनटों में इकट्ठे हो जाते थे। आज अगर नहीं निकले तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद 8 फरवरी को भी उस तरह से ना निकल पाए। चौधरी साहब, आज मियां अजहर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। जावेद हाशमी साहब ने कहा कि उनके घर का घेराव किया गया है। हमने वहाँ 3 तलवार पर देखी सिचुएशन, वहाँ पर कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, उनकी तरफ से भी खैर पथराव भी हुआ और फिर इसी तरह से इस्लामाबाद के भी रहे मामलात। तो ये अजीब सी एक जो सिचुएशन में, ये सारा माहौल में जो इलेक्शन होने जा रहा है, जैसे इमरान साहब ने अभी मेंशन भी किया, इस पर तो पहले से ही ऑलरेडी सवाल है, बल्ला भी ले लिया और उसके अलावा भी सारी चीज़ें हुई। लेकिन इस तरह के इलेक्शन को क्या आपके ख्याल से एक कबूलियत मिलेगी, एक्सेप्टेबिलिटी होगी इनकी, इसके रिजल्ट को कोई मानेगा? इसके रिजल्ट को जो बना रहे हैं वो मानेंगे और वो रिजल्ट जो है वो थोपा भी जाएगा, जिस तरह इलेक्शन थोपा जा रहा है। देखिए, इलेक्शन तो हो नहीं रहा है, एक सिलेक्शन का प्रोसेस है, फर्जी सा अमल है और यहाँ पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं मुख्तलिफ जमातों की तरफ से कि वो जो इंतखाबी नताइज भी इवन जो है वो तैयार किए गए हैं। और जिस तरह की खौफ की फ़िज़ा में इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन तो ऐसे नहीं होते। आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर भी जो है वो दबाव है कि वो एक मखसूस पार्टी, पंजाब में एक मखसूस पार्टी के हक़ में बैठें। वो अकेली पार्टी रन कर रही है जो कि बहुत लाडली पार्टी है, लेकिन फिर भी 4थे नंबर पे है। तो ये तो एक अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन देखिए, इलेक्शन का जो मरहला होता है वो जमहूरी अमल का एक हिस्सा होता है। यानी वो एक इलेक्शन का हो जाना ये ज़रूरी नहीं है कि उसके नतीजे में जमहूरियत आएगी। अभी एक वाक़े का 1971 के वाक़े का इमरान साहब ने जिक्र किया, तो देखिए उसमें मुझे जो हैं वो ओवर 160 सीट्स जीत गए थे आउट ऑफ 161, लेकिन उनको जो है भुट्टो साहब के मुकाबले में नहीं दिया गया। और भुट्टो साहब की और उनकी पार्टी का वही रोल था जो आज एक लाडली पार्टी का रोल है, और उस वक़्त वो जो है उनको नहीं कबूल कर रहे थे। तो बात यह है कि ये सारा मामला जो है, इसको तो आपके तमाम इदारों को, रियासत को, पॉलिटिकल जमातों को भी बैठ के ये फ़ैसला करना होगा कि अगर फ़ैसला करना किसने है। अगर तो देखिए अवाम ने फ़ैसला करना है तो उसके बाद तो फिर सिर्फ इलेक्शन नहीं,
होता एक इजहार का तरीक़ेकार, उसका तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना होगा। फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत होगी, जो पार्टी होगी, उसको फिर तो फिर ऐसे माहौल में अवाम की पार्टिसिपेशन होगी 8 फरवरी को? देखिए, अवाम की पार्टिसिपेशन तो उसे 8 फरवरी को देखा जाएगा ना, कि 8 फरवरी को जैसे तो मैं समझता हूँ कि PTI के जो आज एक टेस्ट था, उनकी जो क़यादत है वो बहुत ज़्यादा हल्कों में तो नाकाम हो गई है। KP में निकाले हैं उन्होंने कुछ, लेकिन वो तो नहीं निकाल सके लोग। पिंडी डिवीजन में भी हालांकि नून लीग जो है उन्होंने कल मायूस कुन जलसा किया है वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ हज़ार बंदे भी नहीं इकट्ठे कर सके, हालांकि वो गढ़ समझा जाता है। और लेकिन ये आज कुछ कारकुनान ने अब हिम्मत दिखाई है वो, लेकिन जो टिकट हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो नहीं निकल सके, और उन्होंने ये मेरे ख्याल में कोई एफर्ट भी नहीं की कि खातर खा के भी रैलियाँ निकाल सकें या बंदों को इकट्ठे कर। देखिए, इलेक्शन में जो रैलीज़ वगैरह होती हैं उसके लिए तो ज़ाहिर इंतज़ामिया अगर आपके साथ ताउन ना करे, ताउन का मतलब ये है कि वो आपको इजाज़त ना दे, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसे मारिया ने जिक्र किया है कि PTI के जो कारकुनान हैं, जो उनका वोटर सपोर्टर है, वो पिछले अप्रैल 2022 के बाद से तो सड़कों पे ही है। तो एक वो भी फटीक का भी आंसर है, दूसरा बहुत और फिर अब वो खौफ का माहौल भी है ना उनके लिए, तो जाहिर ऐसी बात है उन्हें अब सिर्फ सड़कों पे रहना भी शायद वो अफोर्ड करते रहते, निकले रहते, लेकिन जो हालात हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें भुगतने पड़ते हैं। मारिया, अभी गैलप के सर्वे में भी कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, उसके मुताबिक 78% जो पाकिस्तानी है, 78%, वो कहते हैं कि जी कोई वोट मांगने आया ही नहीं। दैट शोज़ कि इस दफ़ा ओवरऑल जो एक कैंपेन है वो किस तरह की फीकी सी कैंपेन थी कि लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, लोगों से रुजू करने के लिए किसी ने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। PTI तो अपने मसाइल में घिरी रही, लेकिन बाकी जमातें भी बहुत लेट हमने देखा कि इंतखाबी मुहिम की तरफ गई। तो फिर आप इसके बावजूद भी क्यों ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि इंतखाबी मुहिम भी अच्छी नहीं, हालात भी मुनासिब नहीं, लेकिन फिर भी 8 फरवरी को कोई इम्कान आपको नज़र आ रहा है कि बहुत लोग निकलेंगे? और हमारे इसमें ऐड कर लीजिएगा, अगर पॉसिबली जो कि नज़र आ रहा है, अगर इमरान खान साहब को सजा हो जाती है तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा? देखिए जी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब बात 8 फरवरी की कर रहे हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि इमीडिएट इलेक्शन है, इसके ऊपर हमारा फोकस होना भी चाहिए, उससे तज्ज़िये होने भी चाहिए, उससे जुड़े जो तमाम सवालात हैं आपके बिल्कुल लेजिट हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वी आर मिसिंग फॉरेस्ट फॉर ट्रीज़। 8 फरवरी की तारीख आएगी, जो भी तरीक़ेकार से जैसे भी इसको मैनेज करके जिस तरीके से भी अपने मर्जी के नताइज हासिल करने पड़े होंगे, लेकिन कितना ही घाटे का सौदा किया जा रहा है इस वक्त के उन लोगों को जो कि अभी पहली दफ़ा वोट डालने आएंगे। 1.5 करोड़ से ज़्यादा नया वोटर है, जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और 30 साल से कम है। आप उनके साथ जो ये घाटे का सौदा कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक इलेक्शन साइकिल में उनको इधर से बाहर रखने के लिए खौफ की, डर की, इंटिमिडेशन की फिजा पैदा कर रहे हैं। These kids will outgrow you, these kids will outlive you। ये इनकी जो मेमोरी है, अगले आपने 20-30 साल के लिए आपने उनके ख़ास तौर पे जहन साजी अब कर दी है। अब वो इस एक इलेक्शन के अंदर जो जो उन्होंने देख लिया है, जिस तरीके से सारा मंजरनामा उनके सामने खुला है, अब आप क्या समझते हैं अगले इलेक्शन साइकिल में क्या होगा, उससे अगले इलेक्शन साइकिल में क्या होगा, उससे अगले इलेक्शन साइकिल में क्या होगा। सो एक इलेक्शन को करने के लिए, काबू करने के लिए उसके रिजल्ट्स आपने इतना अर्जा और इतना घाटे का सौदा किया है, जिसकी भी यही सोच है उसको हम सलूट पेश कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रस्ट डेफिसिट आपने डाल दिया है अपने आगे नौजवान नस्ल के अंदर, वो आप कैसे दोबारा ब्रिज करेंगे ये मुझे नहीं मालूम। ये वोट डालने आएंगे या नहीं आएंगे, देखें अगर तो खौफ ना होता इस बात का तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बल्ले का निशान लेने की जरूरत नहीं थी, जल्दी से ट्रायल्स करके सजाएं देने की बात करने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है कि वो खौफ है और वो खौफ एंड तक उन दिमागों पे कायम भी रहेगा जब तक कि इलेक्शन का दिन आ नहीं जाता। अपनी आंखों से लोग वोट देने आते हैं नहीं आने देने आते हम देख नहीं लेते, और जब इनिशियली जब रिजल्ट सामने आ जाएंगे तब तक ये खौफ रहेगा। और इस खौफ की वजह से ही हम देख रहे हैं कि बड़े तेजी से काम किए जा रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, PTI का रिपोर्ट का जो वोटर है वो थका पड़ा है, वो वोट भी डालने नहीं आएगा, वो मायूस भी है, खान साहब जेल के अंदर है, तो फिर व्हाट्स द प्रॉब्लम, मुझे समझ नहीं आ रही है क्यों इतना एक्सपेडाइट किया जा रहा है। तो ये खुद एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात है कि वो मायूस है वोटर, इसलिए हम एक्सपेडाइट कर रहे हैं सारा कुछ। इसका मतलब कि वोटर मायूस नहीं है, आप ये सब कुछ तेज करने के बाद उसको मायूस करने के आखिरी हद तक ले जाना चाहते हैं। सो ले जाइए, लेकिन ये बड़ा अर्जा सौदा है।
फिर क्या होगा अगले इलेक्शन में? कैसे आप लोग, आई डोंट नो, जो हम सब ये कुछ तोड़े तबाह करें, इसको हम दोबारा बनाएंगे कैसे? मैं तो इस इलेक्शन से आगे की बात सोच रही हूँ। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हम दोबारा कैसे रीराइट करेंगे? अपने नौजवानों को कैसे ट्रस्ट दिलाएंगे इन इदारों के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, इस पूरे मुआशरे के अंदर, इस रिपब्लिक के अंदर, इस पूरे रियासत के मुआहदे के अंदर? ये वो सवाल है जो वे पूछने चाहिए, जो कोई नहीं पूछ रहा। 8 तारीख आती है, चली जाएगी जी, एक इलेक्शन कुछ नहीं होता कौमों की जिंदगी के अंदर। 2018 के इलेक्शन की बात होती थी ना कि भाई बड़ी तबाही होगी, बड़ी तबाही हो गई, उसको देख लिया। उसके बाद 2022 में खान साहब को अगर ना निकाला जाता, अगले इलेक्शन के अंदर वो खुद बाहर चले जाते अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। आपने उनको जल्दी निकाल के हीरो बना दिया। एक इलेक्शन कुछ नहीं होता। ट्रंप आया, एक इलेक्शन के बाद उनको डेमोक्रेट्स ने उठा के बाहर फेंक दिया। एक इलेक्शन, लेकिन ये इलेक्शन ऐसा है जिसके बाद जो हम ये तमाम एतमाद तोड़ रहे हैं अपने नौजवान नस्ल का, इसको दोबारा हम कैसे हासिल कर पाएंगे? इसका प्लान अगर किसी के पास है तो प्लीज हम इसे भी शेयर करें, क्योंकि हमें बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आ रहा कि इसके आगे का क्या सिनेरियो, इसके बाद की क्या सूरत हाल हो। लेकिन मारिया 71 में जो इलेक्शन हुआ, फिर उसके नतीजे में जो मामला हुआ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक इलेक्शन नॉर्मली तो किसी नेशन की लाइफ में कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन कुछ इलेक्शंस होते हैं जो इतने वाइटल होते हैं, जिससे मुल्क दो टुकड़े भी हो जाते हैं। लेकिन फैसल साहब, वो भी 71 आते आते ना बड़ा हादसों की एकदम हादसा नहीं होता, उसकी कई सालों तक परवरिश होती है। सो वो 91 वो समथिंग, 71 वो समथिंग जिसकी बहुत पहले से परवरिश हो रही थी, और फिर वो होने के जो इम्कानात वो बढ़ जाते हैं। मौका मिल गया इलेक्शंस की सूरत में, और वो फिर सारी चीजें हुई और उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। खुदा ना करे हमारे मुंह में खाक जी, हमारे मुंह में खाक। हम बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे और ना होने चाहिए। भाई क्या बात है, हम सब इस मुल्क के शहरी हैं, हमने इधर ही रहना है, हमने एक दूसरे के साथ इवेंचुअली चीजें मेंड करनी है। एक नया जो भी पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर बात करेंगी, उसके बाद हमने इस मुल्क को चलाना है, जमहूरी निजाम के तहत ही चलाना है। हमें उस तरफ जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ मुआशरे में लीवर्स तो हो ना, सिस्टम में कोई लीवर्स तो हो। सबसे ज्यादा जरूरी चीज वही है कि जब ट्रस्ट डेफिसिट हो जाए, आपका जो शहरी है, जो आवाम है, वो रियासत के जो इदारे हैं और जो ढांचा है उससे अगर उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो फिर यहाँ पर जो बेसिक प्रॉब्लम है वो लाई करता है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं। पीटीआई ने आज अपना मंशूर भी रखा है और इस मंशूर में भी रियासती ढांचे से मुताल्लिक कुछ बुनियादी तब्दीलियों के ऊपर बात की है। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। एक ब्रेक लेके वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आज बैरिस्टर गौहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक मंशूर भी पेश किया गया है। बड़ा डिफरेंट मंशूर मुझे इसलिए लगा कि आम तौर पर जिस तरह से वादे दावे किए जाते हैं उसके अलावा भी उन्होंने कुछ बुनियादी तब्दीलियों की बात की है कि वो समझते हैं कि आइन में कुछ बुनियादी तब्दीलियां करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वो मेजॉरिटी लेकर आती है। और उसमें उन्होंने 2-3 जो अहम बातें की कि वो ये समझते हैं कि असम्बली की मुद्दत जो है वो 5 साल की बजाय 4 साल कर दी जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो वज़ीर आज़म का इंतखाब है वो बराह रास्त होना चाहिए, ना कि वो कुछ MNAs जो है वो वोट दें और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म मुंतखब हो। इतना ही नहीं बल्कि वो समझते हैं कि सेनेट की मुद्दत भी 6 साल की बजाय 5 साल होनी चाहिए और उसमें भी जो आधे सेनेट के मेंबर्स हैं, आधी जो उनकी तादाद है वो बराह रास्त इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब होनी चाहिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने ये चीज़ें हैं जो डिस्कस की हैं। वैसे तो ज़ाहिर है इन तब्दीलियों के लिए आइन में बुनियादी तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं जो 2/3 मेजॉरिटी से आ सकती हैं, लेकिन ये आइडियाज़ कैसे हैं, क्या इन पर बात हो सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। तो इमरान साहब, आपके नज़दीक असम्बली की मुद्दत कम करने की तजवीज़ या सेनेट की मुद्दत कम करने की तजवीज़ मेंबर की, इसको कैसे आप देखते हैं? ये कोई इसकी पीछे क्या वजह नज़र आती है आपको? समीना देखें, बात ये है कि वो कहते हैं ना दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो अच्छी बात है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि तमाम सियासी जमातें, वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, ये सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे निगाहते हैं मंशूर दे के। आज तक मुझे किसी सियासी जमात का, कल भी हमने ये बात की थी, मंशूर बता दें जिस पे उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद कोई अमल किया हो, उसके मुताबिक को तब्दीली की हो, उसके मुताबिक को बेहतर। मैं बताता हूँ, मैंने तो पहले आपसे कहा कि बड़े अच्छे हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या आपको इतनी सीटें मिल जाएंगी, आप 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएंगे कि आप आइन में बुनियादी इस तरह की तब्दीलियाँ कर सकें। दूसरी बात यह है कि अच्छी बात है वज़ीर आज़म को बराह रास्त अवाम मुंतखब करें, क्योंकि अवाम का नुमाइंदा है तो उन्हें ही करना चाहिए। उससे हार्स ट्रेडिंग जो है उसका भी रास्ते बंद होंगे। लेकिन सेनेट में आप ये कहते हैं जी 5 साल करके उसका 50% हम इलेक्शन के जरिए मुंतखब करेंगे, तो 100% आप क्यों नहीं करते?
अगर आप समझते हैं कि बराह रास्त इंतखाब होना चाहिए तो फिर 100% ही होना चाहिए। ये आप फिर एक रखना चाहते हैं कि 50% लोगों को आप oblige कर दें, जिनको नवाजना हो उनको नवाज, यानी रास्ते खुले भी रखें ताकि ग्रुपिंग की सियासत हो सके, और 50% को आप भैया आप फिर सारे ही करें। सब जिस तरह कौमी असम्बली के इलेक्शन होते हैं उसी तरह सेनेट के इलेक्शन हो, ऐवान बाला ऐवान ज़मीन उसी तरह से। ये जो आइडिया है इसका आपकी नज़र में क्या पाकिस्तान, वैसे मुझे इससे इनके ये तजावीज़ दे के याद आते हैं कि जैसे वो होता है ना, आप खुद किसी सिस्टम की वजह से जब डसे जाते हैं फिर आपको ये ख्याल आते हैं कि ये जो MNA मेरे इधर से उधर चले गए तो ये मसला हुआ। आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई पाकिस्तान का जो बुनियादी रियासती ढांचा इसमें कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत तो हर वक्त रहती है, लेकिन ये जो आइडियाज़ हैं इनकी बुनियाद क्या है, ये जो है इस पर क्या रिसर्च की गई है। ये तो ना पार्लियामेंट्री निज़ाम के साथ मुताबिकत रखते हैं, ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ मुताबिकत रखते हैं। तो क्या एक और तजर्बा जो है वो करना चाह रहे हैं? और ये जो आइडिया है ये मंशूर में आज इलेक्शन से 7-8 दिन पहले एक आ तो गया है, लेकिन क्या ये पब्लिकली डिस्कस हुआ है, मीडिया पर डिस्कस हुआ है? पहली बात तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म को बराह रास्त मुंतखब करना जो है ये तो आइन और कानून की इजाज़त नहीं देता, उसका तो आपको बुनियादी स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप एक डिफरेंट काइंड का प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो लाना चाहते हैं, यानी लोगों को बराह रास्त जो है वो आप एक जो उनका हुक्मरान है वो उसको मुंतखब होने का मौका देना चाहते हैं। पाकिस्तान के निज़ाम में देखिए जो ये बुनियादी आइडियाज़ है ना, आइडियाज़ जितने भी अच्छे हों पॉलिटिकली, जब तक सबका कंसेंसस नहीं हो तब तक ये आइडियाज़ जो हैं ये परवान नहीं चढ़ सकते। 73 का आइन इसलिए एक्सेप्टेबल है कि उसके बाद ना तो किसी चीज़ के ऊपर इस तरह कंसेंसस डेवलप हो सका, और जिसके ऊपर हुआ वो भी फ्लॉड निकली। यानी 18वीं तरमीम में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी वो उनको जो है वो हल तलब हैं और उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसीलिए जब नून लीग का शुरू में मंशूर जो है वो आया, उसमें 2-4 बुनियादी उन्होंने बातें की तो उस पर काफ़ी तनकीद हुई। सेनेट की मुद्दत को कम किया जा सकता है, होना चाहिए बिल्कुल। 4 साल की जो तजवीज़ है बिल्कुल वो काबिल अमल है, और मुझे याद पड़ता है कि खुर्शीद शाह ने भी ये पीपल्स पार्टी की तरफ से तजवीज़ दी थी। 4 साल काफ़ी होते हैं, क्योंकि हमारे जो आपने अगर एवरेज मुद्दत देखी हो तो 3 साल से ज़्यादा नहीं है हुकूमतों। 3 साल के बाद मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, शुरू हो जाती हैं वहाँ पर किसी जगह से कोई टांगे खींचना शुरू कर देता कोई। तो बात यह है, टेम्परामेंट इतना ही है हमारा। बात यह है कि आप अगर ये जो MNAs का मामला है कि जी आप सेनेट को भी बराह रास्त मुंतखब कराएं, तो फिर तो आप एक अमरीकी निज़ाम से ये मुतासर हुआ आइडिया है, वहाँ से ये मिसाल लिया गया है कि वहाँ से क्योंकि सेनेटर्स जो हैं बराह रास्त मुंतखब होते हैं, फिर तो बहुत सारी ये चेंजेस अच्छी हैं, ये बुरी हैं, इन पर तो डिबेट होनी है। मीडिया में भी डिबेट होनी चाहिए, पब्लिकली भी डिबेट होनी चाहिए, सियासी जमातों के साथ। अभी तक जो है जो ये आइडिया दे रहे हैं उनके साथ बैठ के तो बात करने को तैयार कोई नहीं हुआ, क्योंकि जब तक जो है किसी वो अगर करने की बारी आएगी तो फिर तो कंसेंसस के साथ ही होगा, वो अकेले तो कर नहीं सकेंगे। करने की बारी तो आएगी, तो अभी तजावीज़ ही है ना। हाँ, लेकिन ये अवाम को इस सारे सिस्टम के बारे में अभी तक तो मोबिलाइज नहीं किया गया, क्योंकि तरीक इंसाफ का जो मंशूर है जो पहले, यानी आपको ये लग रहा है कि मंशूर देख के पता चल रहा है कि उन्हें भी पता है कि हम नहीं आ पा रहे। नहीं, मतलब मेरा ये मतलब नहीं, ऐसी कोई अनअचीवेबल चीजें हैं जिनको बगैर डिस्कस किए ही आगे रख दिया गया। लेकिन बुनियादी तौर पे आपको देखिए पाकिस्तान के मसाइल इस वक्त ये नहीं हैं जिनके ऊपर जो ये PTI ने मंशूर जो दिया है। पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल कुछ और हैं, उनमें मईशत पे आप कैसे जो करेंगे, IMF से आप कैसे निकलेंगे, आप जो एनर्जी का बुरान है उसको कैसे करेंगे, बेरोजगारी कैसे कम करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट तो वही बात है। लेकिन मारिया ये वाला मंशूर तो हम हर जमात का देखते हैं और हमेशा ही देखते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये मंशूर क्यों कभी पूरा नहीं हो पाता, काबिल अमल नहीं हो पाता? इसीलिए क्योंकि कुछ बीच में चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिस बेचैनियों की जिक्र भी किया है चौधरी साहब ने। और कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो PMLN की हो, पीपल्स पार्टी की, किसी की, PTI की भी हो, तो वो नहीं मंशूर पे। तो आप समझते हैं कि पहले हम कुछ बुनियादी स्ट्रक्चरल चीज़ें तय कर लें, फिर उसके बाद ही हम मसाइल को एड्रेस कर सकते हैं, वरना हम सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें कॉस्मेटिक कर लेते हैं लेकिन असल मसले वहीं पे रहते हैं जो 75 साल से हैं।
एक ऐसा इलेक्शन जहां पे एक बड़ी तादाद में नौजवान लोग वोटिंग साइकिल में दाखिल हो रहे हैं। मैं बार बार नौजवानों के पर्सपेक्टिव से बात करती हूँ क्योंकि मैं उनसे इंटरेक्ट करती हूँ, वो मुझसे बात करते हैं। सो उनकी जो भी इस पूरे निज़ाम के बारे में तशवीश है वो मैं समझती हूँ कि मुझे वो कन्वे करनी चाहिए। बिल्कुल। कितना ही अच्छा होता कि हम अपने नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम करते कि ये सियासी जमातें हमारे सामने आती, हम इनको इनके पिछले मंशूर पढ़ के सुनाते, उस मंशूर के अगेंस्ट उनसे उनकी कारकर्दगी पूछते और उसके बाद हम उनके अगले मंशूर को उसके पुराने मंशूर से कंपेयर करते। ये सेगमेंट्स होते हैं, ये गुफ्तगू होती यार। हालांकि हमारी अब सारी गुफ्तगू शिफ्ट हो गई है कि 8 तारीख को क्या वोटर निकलेगा, क्या बल्ले का निशान होगा, क्या इमरान खान साहब को सजा होगी। और ये अभी की बात नहीं, 2018 में भी यही इश्यूज थे। मैं ये नहीं कहूँगी कोई बड़ी नई चीज़ हो रही है, ये 2018 में भी हमारी सारी बहस जो थी ना वो बहुत ही टॉपसी टर्वी थी। हैविंग सेड दैट, देखिए जो भी ये मंशूर आते हैं इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें पॉपुलिस्ट होती हैं, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंटेबल होती हैं और कुछ चीज़ें सिर्फ टिक मार्क के लिए डाल दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं देख रही थी तहरीक इंसाफ ने आज आबादी को कंट्रोल करने की बात भी की है। ये वो चीज़ है जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई तरजीही तौर पे किसी भी हुकूमत में इस पे काम किया जाता है। मैंने तो किसी भी हुकूमत में तरजीही तौर पे इस पे काम होता नहीं देखा। हालांकि हमारा नंबर 1 मसला है, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है कि जो हमारे 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है उसका क्या करना है। कहीं जिक्र नहीं सुनेंगे आप। आबादी कंट्रोल करनी है, एनवायरनमेंट की बात करनी है। जो ये मुल्क रहेगा जहाँ पे हम सांस ले पाएंगे लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, तो ये मुल्क आगे चल। ये इश्यूज होने चाहिए जो ऊपर इन पे बात नहीं की जाती। जो मंशूर इस हालत में है जैसे है, मुझे तो डर है कि ना आइंदा कभी हमने 5 साल ये मंशूर खोल के पढ़ना है, ना इनसे कभी ये सवाल पूछने हैं कि इसके ऊपर आपने ये लिखा हुआ था या आपने क्या किया। अभी जो आज मंशूर पेश हुआ है उसमें जो असेंबलियों की मुद्दत कम करने की बात, सेनेट की बात, आई थिंक इसमें मोर और लेस तमाम जमातों का कंसेंसस हो जाएगा। बिकॉज एक सोच हर जमात के अंदर पाई जाती है कि शायद निज़ाम के दवाम के लिए अगर हम असेंबलियों की मुद्दत कम कर दें तो ये बार बार जो हमारे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं ये शायद ना आए। ये उनकी सोच है। बाकी ये जो नीम सदारती निज़ाम के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं जी, इस मुल्क को अब ये नहीं चाहिए। इस मुल्क को चाहिए डेवोल्यूशन ऑफ पावर, नीचे लेके जाएं और लोगों को बजाय इसके कि वो सारे अपने वजीर आजम का इंतखाब करें, उनको जी बताएं कि आपने अपने पूरे शहर के अंदर, अपने सूबे के अंदर, अपने जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो क़यादत लेके आनी है वो आपके डायरेक्ट वोटों के साथ आनी चाहिए, ताकि वो आपको जवाबदेह भी हो, आपके बीच में ही रहे, आपके तमाम मसाइल समझती भी है और उनको हल भी करे। ये जो हम ताकत को और इस सारे निजाम को ऊपर लेके जाते हैं ना, प्रॉब्लम हो जाती है। पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक और इंटरेस्टिंगली किसी भी, मैं तीनों जमातों के मंशूर की बात करूं तो हमारे यहाँ कोई भी लोकल बॉडीज के उस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर या वहाँ उसके लिए क्या करना है उन्होंने उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो आप बात कर रहे हैं कि इस मुल्क किसी ने देखे उसके ऊपर बात भी नहीं इलेक्शन जी जो एम्पावरमेंट की बात होती है ना वो इस मुल्क में की थी लोकल बॉडी लेवल पे, जिसका नाम था जनरल मुशर्रफ। ये आयरनी है कि हमारी जो जमहूरी जमातें हैं वो लोकल लेवल पे इक़्तिदार देने पे यकीन नहीं करती हैं। लेकिन बहरहाल जी इस वक्त ये जो भी एक अगर आपने आइन से छेड़छाड़ करनी है, तरीकाकार कैसे इलेक्ट होगा, कैसे सेलेक्ट होगा, ये भी बड़ी ही बाद की बातें हैं। अभी तो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो नीम सदारती सबके वोटों से वज़ीर आज़म मुंतखब होने का जो ख्वाब है तहरीक इंसाफ का, ये कोई इतना प्रैक्टिकल है, इम्प्लीमेंटेबल है। ये तजवीज़ ज़रूर हो सकती है लेकिन तजवीज़ इट विल जस्ट डिज़ोल्व इन थिन एयर वेरी सून। सो क्योंकि इस मुल्क के अंदर ये ना एप्लीकेबल है, ना ये मतलब बलोचिस्तान के लोगों के वोट से इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म डायरेक्टली इलेक्ट हो, ये मुझे समझ में नहीं आती। पख्तूनख्वा के लोगों का वोटिंग ट्रेंड डिफरेंट है, उनकी उमंगें डिफरेंट हैं जो इस्लामाबाद वालों को समझ नहीं आएंगी। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे पाकिस्तान के 4 मुख्तलिफ सूबों के लोग कंप्लीटली डिफरेंट उनके वोटिंग ट्रेंड्स है, कंप्लीटली डिफरेंट उनकी जो वहाँ पे कल्चर है, वहाँ पे वो कैसे करेंगे। आई डोंट नो, इट्स नॉट एप्लीकेबल। वैसे एक फैंसी तजवीज़ हो सकती है, ठीक है, सही उनका जाहिर है जब तजावीज़ आती हैं फिर कुछ एक्सेप्टेबल भी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। अगेन कंसेंसस के साथ ही सब कुछ होता है। लेकिन इस वक्त तो जाहिर है जिस सिचुएशन में पीटीआई है, इस तरह की बुनियादी तब्दीलियां करने के लिए तो आपको बिल्कुल एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, बल्कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें इस तरह की सिचुएशन इन हालात में बज़ाहिर तो मुमकिन नज़र नहीं आ रही। क्या 8 फरवरी को होता है ये तो बहरहाल वोटर ने ही फैसला करना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस वक्त अगर PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम को देखा जाए, जहां पर एक दूसरे को खूब तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मनाजरे का चैलेंज भी दिया, उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने जवाब भी दिया
और फिर उन्होंने कहा कि जी आप सिर्फ चैलेंज क्या दे रहे हैं, हमें विजिट तो कराएं ना ज़रा सिंध में आपने क्या किया। उन्होंने भी कहा कि आज फिर ज़रा विजिट करें ये वो, फिर बात जो है वो इधर उधर निकल गई। लेकिन ये एक अजीब सी, हम हमेशा मामला डिस्कस करते हैं कि ये लोग बार बार कभी एक दूसरे के मुखालिफ खड़े होते हैं, फिर हमने देखा हाथ भी मिला लिया, सब कुछ कर लिया, एक कैबिनेट भी बना लिया और उसके बाद अब दोबारा एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें करते नज़र आ रहे हैं। चौधरी साहब, ये जब इस वक्त ये सारा माहौल PMLN और पीपल्स पार्टी का नज़र आ रहा है, आपके ख्याल से वोटर सपोर्टर इस चीज़ को अब बाय करने के लिए तैयार है कि यार ये उसका ही वज़ीर ख़ारजा, उसकी कैबिनेट में पहले एक दूसरे की तारीफ़ें करते थे, अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये दोनों मुख्तलिफ पार्टीज़ तो हैं, उनके वो जो ये आप कह सकते हैं कि वो एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी पिछली हुकूमत में, उन्होंने हुकूमत लेनी थी और पीपल्स पार्टी उसमें पेश थी कि हुकूमत ली जाए और उसको किया जाए। तो बिलावल भुट्टो साहब को उन्होंने फिर, ज़ाहिर है क्योंकि मखलूत हुकूमत होती है तो फिर जिनकी वोटों की ज़रूरत होती है, तो अगर तो शहबाज शरीफ को कुल्ली तौर पे कोई अक्सरियत हासिल होती तो वो बिलावल भुट्टो साहब की शक्ल भी ना देखते, लेकिन उस वक्त उनको ज़रूरत थी तो उन्होंने कर लिया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जमातें हैं। जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सरवर खान ने अगर नवाज शरीफ को शैतान कहा था तो हमने कौन सा उनको पीर कहा था। तो वो ज़रा एक जो अमली सियासत, आपके यहाँ वोटर क्या सोचता है ऐसी चीज़ें देख के? वोटर का भी मसला है। हमारे मुल्क में जो वोटिंग का ट्रेंड है ये अभी आके चेंज हुआ है, जब ये नौजवान वोटर आया और उन्होंने एक हाई मॉरल ग्राउंड लिया है, जिसमें पंजाब के ज़मीनी इलेक्शनों में जो है नून लीग को बेहतरीन शिकस्त हुई और उसकी मेन वजह टर्न कोर्ट्स को यानी लोटों को उनको टिकट देना था। तो वो एक हाई मॉरल ग्राउंड बिल्कुल सेट हुई, उससे पहले तो कोई इतना ख़ास नहीं था। तो अब ये जो नौजवान वोटर है ये तो इसको देखता है, लेकिन वोटर के बुनियादी मसाइल होते हैं, मुआशी मसाइल होते हैं। मेजॉरिटी हमारी जो है वो गुर्बत की सतह से भी नीचे है, तो उनके ऊपर ये जो डेलिकेसीज़ हैं या सोफिस्टिकेटेड आइडियाज़ हैं, इनके ऊपर बात करने को नहीं होता। और लेकिन मनाजरे की मैं आपको बताऊँ, ये तारीख़ जो है ये कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में मैं तो इसको बड़ा हेल्दी समझती हूँ। 70 से पहले ऐसा होता था, होना चाहिए। तमाम उम्मीदवार जो हैं वो इकट्ठे होते थे उस वक्त, क्योंकि टीवी नहीं होता था, जलसों में जो है वो एक एक अपनी बात करते थे और वहाँ पे टॉयलेट करने का एक कल्चर था। लेकिन फिर माशाल्लाह हुकूमतें आईं तो उसमें इतनी ज़्यादा जो है वो एक पार्टी को वो रगड़ा लग जाता है कि फिर उनकी वो जो रिएक्शन होता है या जो वो नफ़रत होती है वो फिर कंट्रोल नहीं रहती। तो मुनाजरा इस वक्त तो अमेरिका में होता है। मैं ये कहने वाली थी कि मुझे तो ये बड़ा मुनासिब लगता है कि भाई दोनों तरफ के लोग आएँ, अपना अपना मंशूर दें, पुरानी जो उनकी परफॉर्मेंस है उसकी एवेल्युएशन हो और उसकी बुनियाद के ऊपर वोटर सपोर्टर फैसला करें कि भाई हमने किसकी तरफ जाना है। हमारे तो जी भी माहौल है कि यहाँ पर बस हमारा यानी एक दूसरे की खींचातानी और किरदार कुशी के ऊपर हम चले जाते हैं और अजीबो गरीब किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, तज़हीक करते हैं, लेकिन इमरान साहब इशूज़ के ऊपर उस तरह डिस्कशन नहीं होती। देखिए समीना, जमहूरियत की असल रूह तो यही है कि देखिए आप अपना प्रोग्राम आवाम के सामने पेश करें, अपनी बात करें, उसके बाद आवाम जिसको बाय करे उसको वोट दे दें। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली अलमिया ये रहा है कि कभी भी आवाम के वोटों से तो हुकूमतें बनती नहीं। यहाँ तो बहुत सारे दीगर फैक्टर होते हैं जिसके बाद हुकूमतें बनती हैं। तो इस वजह से इसलिए आवाम को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा। असल इसलिए फिर ये चीज़ें रह जाती हैं। देखिए सियासी जमातों हम हमेशा ये तो कहते हैं कि जी जो ये इस तरह का किरदार अदा करते हैं क्यों करते हैं, लेकिन क्या हमने इस बात पे कभी डिस्कस किया है कि सियासी जमातें ऐसे हालात क्यों पैदा करती हैं कि किसी को इंटरवीन करने की ज़रूरत पड़ जाए? क्या सियासी जमातें जो हैं वो शुतरा बेमहार की तरह उस तरह से अपने वो चीज़ों पे नहीं लग जाती? क्या उस वक्त ये नहीं होता कि एक सियासी जमात की अगर हुकूमत बनी है तो वो दूसरे को ये कि दूसरा नज़र भी ना आए और इसको आप जान से ही मार दो, इसको तो पाकिस्तान में रहने नहीं चाहिए। भाई आप कानून के मुताबिक जो जिसने जुर्म किया उसको ज़रूर सजा दें, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ अपना मुखालिफ होने की वजह से किसी को नाअहल करा दें, किसी को जेल में भिजवा दें, किसी को अंदर कर दें। तो ये सारी जमातें जब तक बैठ के सियासी जमातें भी इस पर गौर नहीं करेंगी, इस पर फैसला नहीं करेंगी, उस वक्त तक हम सिर्फ किसी को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि जी आप ही जिम्मेदार हैं। ठीक हो गया। आज प्रोग्राम यहीं पे नाज़रीन समेटते हैं। मारिया मेमन साहिबा हमारे साथ मौजूद रही प्रोग्राम में, उनका शुक्रिया। और प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।